हम लोग सभी नदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं विगत 5 वर्षों से। कटरा घाट पर 5 सालों से, बाकी बरुआ घाट अमृतिया घाट पर भी 2-2 बार सफाई भी किया। तो सफाई अभियान चलाने का आशय ये है कि हम लोगों को ये बात समझा पाए कि सरयू हमारी माता है, कोई कूड़ेदान नहीं। अब उसमें जो बड़ी समस्या दिखाई देती है नदी में यहाँ पर अपशिष्ट के बारे में, वो खासकर जब हम पूजा पाठ करते हैं तो बाद में जितनी सामग्री हो जाती है उसको ले जाते हैं और नदी में डाल देते हैं, मूर्ति ले जाकर नदी में डाल देते हैं और हम कहते हैं हमने विसर्जन कर लिया। तो विसर्जन अभी हम लोगों ने बात किया, अब कुछ लोग नए हैं तो फिर से एक बार बता देते हैं। तो जैसे ये सभा बैठी है, अगर हम कहीं सभा का विसर्जन किया जाता है तो क्या सब लोग जाकर नदी में कूद जाएंगे? तो विसर्जन का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। पूजा पाठ में जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, कोई मूर्ति कलश या गौर रखते हैं, तो उस क्षण को हम कहते हैं स्थापना। स्थापना का अर्थ ये है कि हे ईश्वर हमारे स्थान पर आ जाइए, हम आपकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। पूजा खत्म हुई तो अब ईश्वर को अपने स्थान पर वापस भेजना है, तो उसको हम कहते हैं विसर्जन। हे ईश्वर अब पूजा संपन्न हो गई, अपने स्थान पर वापस लौट जाइए। तो जैसे हमने कलश मूर्ति को या गौर को उठाया, वो क्षण कहलाता है विसर्जन। अब क्योंकि पूजा पाठ में जितनी भी चीज़ें उपयोग होती हैं, 5 तत्वों से चीज़ें मिलकर बनी हैं, तो पांचों तत्व अपने अपने स्थान पर वापस जाने चाहिए। प्रकृति का यही नियम रहा है। तो जो पूजा पाठ के बाद बचा हुआ जो अपशिष्ट जल है, उसमें भी हम पहले कोई हानिकारक चीज़ प्रयोग नहीं करते थे, उसको हमने पास की नदी में डाल दिया। हमने हवन किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आग और हवा में चली गई उस माध्यम से, और जो इसमें से कुछ चीज़ें बची हैं जैसे फूल माला आदि है, जो ठोस चीज़ें हैं, उसको हम मिट्टी में डाल दें, वो मिट्टी में वापस को, मतलब सारी चीज़ें अपने स्थान पर पहुंच जाएं, ये सही है। और हम क्या करते हैं, आज पूजा पाठ में हम मूर्तियाँ मिट्टी की नहीं रख रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ये पानी में जब जाता है तो पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको खत्म कर देता है। पानी के अंदर रहने वाले जीव जो हैं वो पानी में घुली ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, तो एक तो उसमें मुश्किल पैदा कर देता है, दूसरा इस पर हम जहरीले रंगों से आजकल रंग रहे हैं मूर्तियों के ऊपर, तो वो पेंट जो है फिर वो सारा का सारा पानी में जाता है और पानी को जहरीला बना देता है। तो इस तरीके से यही नहीं, पूजा पाठ में आजकल हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, मूर्ति बनाते हैं उसको प्लास्टिक से लपेट देते हैं, बहुत सारी और तमाम चीज़ें उपयोग कर रहे हैं ऐसी पूजा पाठ में जो हमारे प्रकृति के लिए सही नहीं है। ऐसी चीज़ें पूजा पाठ में विघ्न डालती हैं, ये चीज़ें सही नहीं है इनका उपयोग। ये कहा गया है, पहले भी यज्ञ होता था, कोई उसमें असुर लाकर कोई मांस डाल देता था तो यज्ञ उसका विघ्न हो जाता था ना। वही काम आजकल हम लोग इन हानिकारक चीज़ों को डालकर पूजा पाठ में कर रहे हैं। तो पूजा पाठ में पहली बात, ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे प्रकृति को नुकसान हो, और जब हम उसका प्रयोग करेंगे नहीं तो हमें उसको इधर उधर फेंकना भी नहीं पड़ेगा, फिर उससे हमारी नदियों का, हमारी मिट्टी का, हवा का, पानी का नुकसान नहीं होगा। तो एक तो ये संदेश है कि नदी में किसी तरह का अपशिष्ट मत फेंकिए। कोई भी चीज़, पूजा पाठ हुई है, राख को आप किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। कोशिश कीजिए मूर्ति जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली मूर्ति मत लाइए, आप किसी कुम्हार से कहकर ऐसे ही बनवा लीजिए। क्या सुंदर मूर्ति नहीं बनेगी तो उसमें भगवान का वास नहीं होगा? भगवान तो कर में है। हम चीज़ों को फैंसी बनाने के चक्कर में, सुंदर बनाने के चक्कर में हम विकृत करते जा रहे हैं, गंदा करते जा रहे हैं। हम मिट्टी का भी एक मूर्ति बना सकते हैं, अगर हमारी श्रद्धा है तो हमें उसमें भी भगवान दिखेगा, वरना कितनी भी खूबसूरत मूर्ति बना लें, भगवान कहाँ जाएगा? हम लोग तो बहुत जगह डाटा मारे 4 हो जाए, नदी में छोड़े ला जाए तो मारे छोड़ा है, नदी में छोड़ोगे राखी पार्टी तो बनाया, पंजी सब्जी तक छोड़ दो, मार डाला तो बताएंगे। बिल्कुल बाबा जी, यही हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों से इसी तरह नदी को बचा के रखा था, लेकिन हमारी पिछली एक पीढ़ी इस तरीके से बदल गई है कि हम लोग ना घर के रहे ना घाट के, ना हम पश्चिमी सभ्यता अपना पाए ना अपनी सभ्यता, हम बीच में अटक गए, और इस कारण से हमने बड़ा बहुत जगह डाटा का जो नदी गिरने तो कपड़ा फाटा तो बताया कि हाँ, और तब ऊँचा भाग ऊँचा भाऊ हाँ, ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा, कि लोग जो है अब थोड़ा सा अपन दिमाग, थोड़ा सा मन बदलें, और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली सुंदर सुंदर मूर्ति विकास होते जा रहे हैं, एक न खरीद के लावे। अब आसपास कुम्हार है, कोई कह दिए कि भैया तो गणेश जी का, दुर्गा जी का तो बनाए दो मूर्ति,
खाली मिट्टी का सठा हुआ है वो तो और बढ़िया है। बना के उनका भगवान के बिल्कुल। मतलब उनका बात कराइए वो नारायण वो लेकिन यह यही जवाब बतावा जाता है कि सब सुंदरता के लिए नंबर आसान है, सुंदरता के नदी बहा जो है ऐसा परिस्थिति है। तो यही चीज है कि हमें, अगर हम सनातन में विश्वास रखते हैं तो हमें जो हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए थे उस पर भरोसा करना पड़ेगा। ये जो नई चीजें बदल गई हैं, जो हमने बदल दिया है इधर उधर देखी देखा करके, हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। एक बात आत्मचिंतन, हमारा जो हिंदू धर्म था वो बड़ा वैज्ञानिक धर्म था, तो आज हमें एक बार अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है तभी वो हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है। हम गलत चीजें आजकल करने लगते हैं और हम कहते हैं श्रद्धा है, ये तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा के विषय में हमें अंधे नहीं हो जाना है। धर्म और धर्मांधता दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म एक बहुत ही वैचारिक और बहुत ही वैज्ञानिक चीज है, और धर्मांधता हम कुछ भी कर दे धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर कोई कुछ भी कर रहा है और कह रहा नहीं ये तो जायज है, हम तो धर्म के नाम पे कर रहे हैं। तो ये चीज हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और क्योंकि ईश्वर, हमारी जो वैदिक पूजा है, जब वैदिक युग था उस समय भगवान के नाम पर हवा, पानी, मिट्टी, नदी, तालाब, पहाड़ की पूजा होती थी। हमारे जो तमाम वेद हैं उसमें इनकी पूजा करना बताया गया था। तो पूजा की शुरुआत, ईश्वर को मानने की शुरुआत ये प्रकृति से ही शुरू हुई है। प्रकृति को ही हम मानते आए हैं, वही प्रकृति जिसके कारण हमारा जीवन है, जिसके कारण हमें खाना पानी सब मिलता है, और आज वही सबसे ज्यादा तबाह की जा रही है। अब गाँव देखा जाए, हम लोग का दादा परदादा लोग बाग लगाएं, तालाब खोदें, पहले कोनो परोपकार करे खोद रहा तो लोग यह करते रहे कि जैसे अगर ज्यादा फसल अच्छी होगा, फायदा होगा तो लोग एक नया बाग लगाई देते रहे। फसल अच्छी हुई तो चलो तो नवा तालाब खोद दी जाए, कुआं खोद दिया जाए, धर्मशाला बना दी जाए। तो ये परोपकार वाला काम रहा। आज हमारी एक या दो पीढ़ी खाली बाग कटवाने का काम कर रही है, पेड़ कटवाने का काम कर रही है, तालाब हमने एकदम बर्बाद कर दिए हैं। पहले तालाब में, जो तालाब का वो मुहाना होता था जहाँ से खेत का पानी तालाब में बह के जाता था, उसको कहते थे आगर। आगरा नाम इसी के नाम से पड़ा है। उस हिस्से में कोई गंदे पैर जा नहीं सकता था, कोई वहाँ थूक नहीं सकता था, कोई वहाँ मलमूत्र का त्याग नहीं कर सकता था। इतनी ज़्यादा सफाई पहले और इतनी ज़्यादा हमने नियम कानून बना रखे थे, क्योंकि वही तालाब का पानी लोग उपयोग करते थे, घर में इस्तेमाल करते थे, पीते थे लोग। पहले आप सभी लोग, शायद दादाजी आप सभी ने बचपन में नदी का पानी पिया होगा, और आज नदी में कोई पीते हैं पर आज पानी गंदा हो गया है। आज बहुत सारे लोग तो नहाना भी नहीं चाहते हैं, और अगर नहा लिए नदी में तो घर जाके फिर नहाते हैं। तो पानी गंदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी नदी का गंदा। अब वहाँ पानी की बड़ी समस्या है, तो अभी भी तालाबों का सम्मान है, और हम लोग यहाँ रह रहे हैं तराई क्षेत्र में। अब तराई क्षेत्र में पानी की थोड़ा भी ज्यादा समस्या है नहीं। अब पहले तालाब का तालाब कहा जाता। अब जब से राजस्व का ये सब अभिलेख बना, तो जहाँ जौन चीज तालाब में दर्ज है वो तालाब मानक है, और जौन तालाब में नहीं दर्ज है, जलमग्न में लिखा है या कृषि योग्य यानी बंजर भूमि लिखा है, वो का तालाब नहीं मानक है। वो का लइहे ट्राली लाद के माटी पाट लें, कहीं तो हमारी खेती वाली जमीन है। अरे सामने जब तालाब दिख रहा है आपको, तो वो तालाब ही है, और आपकी, अगर आपके भी जमीन में है तो आप उसको बचाइए। जमीन में जो पानी है, बारिश होती है, जैसे हिमालय को देखें और समुद्र तक, तो एक ढाल है। हम लोग करीब इस समय 120 मीटर की ऊंचाई पर हैं समुद्र तल से। अब समुद्र से पानी भाप बनता है, बादल बनता है, बादल आता है इधर मानसून में बरसता है, यही पानी फिर नदियों के माध्यम से बहता हुआ वापस समुद्र में पहुंच जाता है। तो इस ढाल पे जो हमारे तालाब हैं, ये नदियां हैं, यही कुछ पानी को रोक के रखते हैं, खासकर तालाब, और फिर वही पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे जाता है, वही हम लोग निकालते हैं। आज ये पानी भी हमारा 30, 40, 50 फुट तक ही जाता है। उसके नीचे जो पानी जमा है वो जमा हुआ है हजारों लाखों सालों में। आप लोग खनन सुने हैं? खनन, जैसे लोहा खनन करके निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, तमाम चीजें। जब खनन किया जाता है किसी जगह पर, तो वो चीज दोबारा हम उसको वापस उसके स्वरूप में नहीं ला सकते हैं।
तो जो 50 फीट के नीचे वाला पानी है, जमीन में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे लगभग 30, 40, 50 फीट तक तो हमें ये मिट्टी बालू ये सब मिलेगी, नीचे फिर पत्थर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो बारिश का पानी भी है ये हमारा 30, 40 फीट तक तो रिचार्ज करता है। उसके जब ज़्यादा नीचे हम पहुंचने लगेंगे तो वो उतना आसानी से रिचार्ज नहीं कर पाता है। तो जिस वेग से आजकल बोरिंग कितना हो रही है, 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, तो वो जो एकदम नीचे वाला पानी हम निकाल रहे हैं वो जब खत्म हो जाएगा तो वो वापस रिचार्ज नहीं होने वाला है, उसमें लगेंगे हजारों साल। हम लोग पानी का खनन कर रहे हैं आज, मिट्टी पूरी हमारी एकदम अंदर से खोखली होती जा रही है। बाबा जी गोंडा में लोगों ने सबमर्सिबल पंप लगाए 800 फीट पर, 1000 फीट पर, पीने वाला 300 फीट तक का पानी पीने लायक भी नहीं है अधिकतर जगहों पर गोंडा शहर के अंदर। तो अपने गोंडा शहर में 80% तक लोग अपने शहर के अंदर जो है गोंडा में वो पानी या तो खरीद कर पी रहे हैं या तो आरओ से साफ करके पी रहे हैं, पानी पीने लायक नहीं है। हमारे अपने घर में बोरिंग पहले 30-40 फीट पर थी, अभी 2-3 साल पहले बोरिंग करीब 220 फीट पर हुई है, पानी नीचे चला गया है। लगातार हमारे सामने क्या हम लोग पानी खरीद कर पी पाएंगे? मान लीजिए हमारे जमीन के नीचे पानी खत्म हो गया तो यहाँ पानी कहाँ से आएगा? बगल में नदी है, मान लीजिए एक बड़ा सा प्लांट लगाया जाए कि नदी के पानी को साफ करके दिया जाए, कितना महंगा प्रोसेस होगा, पैसा नहीं लगेगा उसमें। ये पेड़ जो है इनको पानी कहाँ से मिलेगा? वही जमीन वाला पानी से जिंदा है, सारे पेड़ सूख जाएंगे। ये पूरी बहुत ज्यादा वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग अपने आप को बुद्धिमान प्राणी कहते हैं। हम लोग मानते हैं कि पूरे धरती पर जो तमाम लाखों प्राणी हैं उसमें से हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हमारा एक भी काम बुद्धिमानी वाला नहीं है। हम लोग खाली हमारी एक प्रजाति है जिसने पूरी धरती का तहस नहस कर दिया, हमने पूरी धरती हमने बर्बाद कर दिया है। कोरोना था, कोरोना जिसके शरीर में जाता था पहले अपनी संख्या बढ़ाता था अपने वायरस का और फिर उस शरीर को मार देता था। हम लोग भी आज एक वायरस बन चुके हैं, जहां जाते हैं अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, आसपास सब खत्म कर देते हैं, पेड़ काट डालते हैं, जमीन खराब कर देते हैं, नदी तालाब गंदा कर देते हैं। क्या हम लोग वायरस जैसा काम नहीं कर रहे हैं? तो क्या हम बुद्धिमान कहलाने के लायक हैं? हम लोग एक महामूर्ख प्रजाति बन चुके हैं। जिस जीवन के डाल पर हम बैठे हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं, जिस अनाज को खाते हैं, जिन ये पेड़ पौधे जो पशु पक्षी हमारे जीवन के आधार हैं, हम इनको लगातार नष्ट कर रहे हैं बेदर्दी से। क्या ये बुद्धिमानी की निशानी है? हमारे पूर्वजों ने इसीलिए इन चीजों को नष्ट करना पाप बताया था। लोग बचते थे, एक चींटी को मारना भी हम पाप मानते थे। पेड़ नहीं काटते थे लोग, बल्कि लगाते थे। हम लोग एकदम विपरीत काम कर रहे हैं। तो क्या सच में हम लोग हिंदू कहलाने के लायक हैं? हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, दूसरे से नहीं, खुद से, क्योंकि हमें दूसरों को नहीं, पहले खुद को बदलना है। अपने विचार सही कर लें, एक साथ पूरा परिवर्तन नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन पहले सही तरीके से सोचना तो शुरू कर दें। आज वैज्ञानिक बता रहे हैं दुनिया भर के, धरती जलवायु और जैव विविधता के आपातकालीन दौर में पहुंच चुकी है। आप लोग गांव में बैठे हैं, बहुत ज्यादा नहीं महसूस होता होगा, लेकिन फिर भी पिछले 10 साल में आपने मौसम में बदलाव देखा है? बारिश में आपने बदलाव देखा है? मॉनसून समय समय पर सही समय पर आ नहीं रहा है। पिछले साल अक्टूबर में जब बारिश नहीं होना चाहिए थी तब बहुत ज्यादा बारिश हुई। पाकिस्तान में भी आपने सुना होगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लोग लाइन में लग के कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। जानते हो क्यों हुआ? वहां पर भी अक्टूबर में भयानक बारिश हुई, भयानक बाढ़ आ गई वहां पर सिंधु नदी में। अधिकांश खेती पाकिस्तान की चौपट हो गई। खेती ही नहीं, बिजली के जो तमाम संयंत्र थे बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, पूरे देश की उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, सिर्फ एक साल गलत तरीके से बारिश होने के कारण। और हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या, हम लोग जनसंख्या में नंबर 1 पहुंच गए हैं दुनिया में। अगर हमारे यहाँ 2 साल ठीक से अनाज पैदा ना हो तो आपको क्या लगता है क्या हालात होगा? हम लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। अफ्रीका के कई देश हैं, सूडान, अभी आपने सुना होगा लड़ाई चल रही है वहां की सेनाओं के बीच में ही। सूडान में यह हाल है कि वहां पर सीज फायर है, मतलब सेना ने नियंत्रण संभाला हुआ है, सीज फायर की कंडीशन है कि बस
हम लोग तुम पर नहीं गोली चलाएंगे तो हम पे नहीं चलाओगे, हम हमारा इधर का एरिया तुम्हारा इधर का एरिया। वहां पर लोग किसी घर में अगर पता चलता है कि इनके घर में खाने वाली चीज है पर्याप्त मात्रा में, 4 लोग घर में घुसते हैं AK-47 लेकर बंदूक लेकर लोगों को मार देते हैं खाने के लिए। यह हाल है, वो हाल हमारे सामने बड़े आसानी से आ जाएगा भविष्य में। एकदम साफ ये दिख रहा है, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी है और मौसम में परिवर्तन हमने पिछले कुछ सालों में देखा है अच्छी तरीके से। अगर एक साल सही समय बारिश ना हो तो हमारी फसल खड़ी हो, भयानक बारिश हो जाए, पूरा भारत की खेती चौपट हो जाएगी। ये जो अनाज भी फ्री में सरकार हमको दे रही है, यही अनाज जो हम पैदा करते हैं वही वाला है। मान लीजिए उन्होंने स्टॉक रखा हुआ है, मुश्किल से 1 साल का स्टॉक है। अब 1 साल हमारी खेती खराब हुई, अगले साल तक खिला लेंगे, उसके बाद कौन खिलाएगा? और हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या को कहां से हम लेकर आएंगे अनाज? हम खुद दूसरे कई सारे देशों को अनाज बेचते हैं। तो भयानक हमारा कोई भविष्य नहीं है। अगर हम लोग खूब जमीन खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य बड़ा अच्छा है, हमारा भविष्य है ही नहीं। हमें इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि भविष्य में हम खाएं पिएंगे क्या, जो हालात पैदा हो रहे हैं। इसमें भी जो सबसे जरूरी बात है, जिसके पास बाग बगीचे हैं, बाग बगीचों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, फसलों को ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर हम लोग ज्यादा फलदार पेड़ लगाएंगे तो भविष्य में खाने की जब समस्या आएगी तो हम ज्यादा समृद्ध रहेंगे। उसमें से हमको मिल जाएगा खाने को, हम उसकी पत्ती भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज बड़े आसानी से बर्बाद हो जाएगा और फिर हमको खाने कुछ नहीं मिलेगा। तो जरूरी है अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, बचाने के लिए हम एक तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, फलदार पेड़। आस पास अपने पानी को हम बहुत बचा के खर्च करें। मतलब ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बातें हैं और हमें इस पर एक बार चिंतन करना चाहिए। और वैज्ञानिक जो बता रहे हैं, हम लोगों के धरती से हर 10 मिनट में एक प्रजाति विलुप्त हो रही है। विलुप्त का मतलब इसका एक भी प्राणी शेष नहीं बच रहा है धरती पर, हर 10 मिनट में एक प्रजाति। और ये इतनी तेजी से विलुप्तीकरण हो रहा है कि वैज्ञानिकों ने इसको 6वां बड़ा विलुप्तीकरण कहा है। ऐसा कुछ करोड़ साल पहले धरती पर हुआ था जब डायनासोर और हजारों प्राणी खत्म हुए थे। उसका कारण था कोई उल्का पिंड टकराया था। और ये जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं हमारे कारण, प्रजातियों खासकर जो जीव जंतु हैं उनके रहने के लिए हमने कोई जगह नहीं छोड़ी है। जंगल काट डाले हमने, बाग बगीचे काट डाले, झाड़ियां काट डाली। नदी के अंदर अभी कल हम कन्नौज पे बात कर रहे थे, इसी सरजू नदी में पहले डॉल्फिन थी, सूर जिसको कहते हैं, घड़ियाल होते थे, खूब सारी मछलियां होती थी। अभी लोग बड़े बड़े जाल डालते हैं, अंदर मछलियां ना के बराबर हैं। सरजू में फिर भी मिल जाएंगी और नदियों में बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जाल डालकर सब निकाल लिया। तो प्राणी लगातार, ये प्राणी जो है यही हमारी धरती पर, चाहे हमारा ये ऑक्सीजन का सप्लाई हो, पानी हो, जितना रहने लायक ये स्थितियां धरती पर अपने हैं, इसको बरकरार रखने में ये पेड़ पौधे और पशु पक्षी जिम्मेदार हैं। जब इनकी प्रजातियां विलुप्त होती हैं तो ये जो प्रकृति में जरूरी काम करते हैं जिसके कारण हमारा जीवन यहाँ पर है संभव, ये काम रुक जाता है। उदाहरण दे आपको, एक कीड़ा है मधुमक्खी, चली गई, बहुत कम बची है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाए? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था कि धरती से अगर सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो धरती पर जीवन सिर्फ 4 साल बचेगा। उसके बाद ना कोई पेड़ पौधा, ना कोई जीव जंतु, कोई नहीं बचेगा। कारण जानते हैं? हम जितनी खाने वाली फसलें लगाते हैं, हमारे पेड़ हैं, आप सभी जानते हैं, पहले उसमें फूल आता है, फिर फूल फल में बदलता है। फूल पे कीड़ों को आपने बैठते देखा होगा, वो परागण करते हैं। फूल 2 तरह के होते हैं, नर फूल और मादा फूल। तो नर फूलों पे पराग के कण होते हैं, वो जब मादा फूल पे पहुंचते हैं तभी उस फूल में निषेचन होता है, तभी वो फूल फल में बदलता है। इस क्रिया को कहते हैं परागण। और ये अधिकांश हमारे खाने वाले जो फसलें हैं, पेड़ हैं, इसमें अधिकांश ये क्रिया जो है मधुमक्खियां करती हैं। तो अगर मधुमक्खियां सिर्फ खत्म हो जाएं तो हमारी खेती, कितना भी हम अनाज बोले, एक दाना अनाज नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक उदाहरण है एक कीड़े का, और ऐसे ही हमारी प्रकृति में हर जीव जंतु का, हर पेड़ पौधे का बराबर काम है। देसी वाली खत्म हो गई था। एक बड़ी वाली को जैसे पाला वाला है, कहाँ है, बाकी कल में दिखाया जाता था, अब कोई टाटा दिखाई नहीं दे रहा है।
अमेरिका में यही हो रहा है। अमेरिका में भी इतना उन लोगों ने कीटनाशक डाला कि वहां भी मधुमक्खियां एकदम खत्म हो गई है। अब कोई खेती करता है तो बगल में कुछ मधुमक्खियों को लाकर पालता है कि वो जाकर हमारे खेत में परागण करें। यह हाल हो गया है। तो हमारे यहाँ पर जो नियम बने थे पुराने, हमें कुछ नया नहीं करना है। सिर्फ हमारे जो पूर्वज करते थे, हमें उन्हीं चीजों पर जाना है। जो सम्मान वो पानी को, मिट्टी को, हवा को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को देते थे, हमें उसी सम्मान पर वापस लौटना है। अब आजकल क्या क्या चीजें विकृत हो रही हैं, थोड़ा सा ये बात कर लें। जैसे पन्नी है, थर्माकोल है, प्लास्टिक का गिलास है, तो एक बार इस्तेमाल करके जो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं। हम लोग लेकर आते हैं बाजार से पन्नी में सामान, क्या पन्नी खा लेते हैं? या तो उसे फेंक देते हैं या तो उसे जला देते हैं। अगर जला भी दिए तो कोई चीज खत्म नहीं होती है। जलाने पर सिर्फ वो ठोस से गैस में बदल जाती है, वही सांस के माध्यम से हमारे शरीर में आती है। फिर हम बीमार होते हैं, गंभीर बीमारियां होती हैं हमको। दूसरा, फेंक देते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में जाकर धीरे धीरे टूटती है, वो खत्म नहीं होती है, वो एकदम सूक्ष्म कणों में टूट जाती है, जिसको बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक, सूक्ष्म प्लास्टिक। और आज वैज्ञानिक बता रहे हैं कि वो प्लास्टिक हमारे खून में पहुंच चुका है, वो हमारे अनाज में पहुंच चुका है, वो हमारे जमीन वाले पानी में पहुंच चुका है, मिट्टी को बंजर करता है, नदियों को जाकर वो प्रदूषित करता है। और इसमें से अधिकतर प्लास्टिक जो है ये हमारे शरीर में कैंसर पैदा करते हैं। आजकल आप लोग देखते हैं कि कैंसर के मामले चारों ओर दिख रहे हैं। अक्सर हर गांव में 2-4 मरीज जैसे कैंसर के दिख जा रहे होंगे। कारण क्या है? हम लोगों ने ये जो घटिया चीजें थी जिसका इस्तेमाल हमने शुरू किया, उसके कारण। तो अगर हम पन्नी लाएंगे तो हम खा नहीं लेंगे, हम उसे फेंकेंगे या जलाएंगे और उससे नुकसान किसी और का नहीं, हमारा होगा। हालांकि सबका नुकसान होगा, पर हमारा भी होगा। तो क्या इसको लाना उचित है? हम खुद एक बार आईने में अपने आप से पूछें कि क्या हम सही काम कर रहे हैं? क्या हम ये काम करके खुद को बुद्धिमान कह सकते हैं? अपने आप से हम सवाल करें, उत्तर हमको मिल जाएगा। और हमें सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। दूसरा, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, इसका प्रयोग भी कोशिश कीजिए ना हो या कम से कम हो। नदी में जाकर बिल्कुल इसका प्रयोग मत कीजिए, ये बहुत नुकसानदायक है। इसकी जगह पर मीठा सिकाकाई मिल जाएगा पंसारी वगैरह की दुकान पे, वो ले आइए। एक तरीका है, एक बायो एंजाइम, खट्टे फल का छिलका, गुड़ और पानी घर पे आप बना सकते हैं। बढ़िया नहाने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। मनीष आपको तरीका बाद में बता देंगे। उसमें 10 भाग पानी लेते हैं, 3 भाग लेते हैं खट्टे फल का छिलका, जैसे मौसम्बी का छिलका, 1 भाग गुड़। उसको हम लोग मिला के और एक डब्बे में बंद करके रख देते हैं कि उसमें हवा ना जाए। 3 महीने में जैसे सिरका बनता है वैसे ही एक एंजाइम बन जाता है जो बहुत उपयोगी है, और इससे कोई नुकसान नहीं होता, तबियत को बल्कि फायदा होता है। ये प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हम 100% कोशिश करें हम खाली पौधों से ली जाने वाली चीज़ें खाएं। अनाज खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं, दालें खाएं। जो जानवरों से ली जाने वाली चीज़ें हैं ये बड़ी खतरनाक हैं। आपको पता है, जो जानवरों से ली जाने वाली चीज़ें हैं इसमें संतृप्त वसा होती है, सैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा जो है ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, मतलब जो तापमान अभी है इस पर ये जमा रहता है। हमारे शरीर के अंदर भी जो तापमान है उसमें वो वसा जमी रहती है। तो अगर हम मांस खाते हैं या दूध खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो वो वसा जो है हमारे शरीर में जाकर जम जाती है। जैसे हमारी जो खून की धमनियाँ है उसमें जम जाती है, तो खून का प्रवाह सही से नहीं हो पाता है। इससे कई बार हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम, ये वसा हमारी कोशिकाओं के ऊपर चिपक जाती है। तो जो हम लोग चीज़ें खाते हैं तमाम, इसमें ग्लूकोज होता है, ये हमारी कोशिकाओं के अंदर जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, इकट्ठा होता है। उसी से हमारी कोशिकाएं शरीर की जो है वो काम करती हैं। तो जब ये वसा जाके कोशिकाओं के ऊपर चिपक जाती है तो वो ग्लूकोज कोशिकाओं में जा नहीं पाता है, और इस कारण से उसकी मात्रा खून में बढ़ती है। इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? शुगर की समस्या। आजकल ये बढ़ती जा रही है। जानते हैं क्या कारण है? ये संतृप्त वसा सबसे बड़ा कारण है।
संतृप्त वसा सिर्फ पशुओं से ली जाने वाली चीजों में है, पौधों से ली जाने वाली चीजों में संतृप्त वसा नहीं बल्कि असंतृप्त वसा होती है, जो हमारे शरीर के तापमान पर या वातावरण के तापमान पर वो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो ठोस नहीं होती है, तो वो आसानी से फिर पच जाती है, वो चिपकती नहीं शरीर में। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हम अगर पौधों वाला भोजन खाएंगे तो इससे क्या होगा, किसानों को भी अच्छा फायदा मिलेगा। अगर लोग ज्यादा दालें खरीदने लगे, हम ज्यादा दालें लगाने लगे तो किसानों को ज्यादा फायदा होगा ना। अगर वहीं पर हम मांस खाते हैं, दूध खाते हैं, तो वो पैसा हम किसको दे रहे हैं? जो लोग जानवर रख रहे हैं उनको दे रहे हैं। हमें वो फायदा देना है किसको? जो लोग अनाज उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं। हम ज्यादा सब्जी खाएंगे तो सब्जी खाने वाले फायदा, उगाने वाले फायदा होगा ना, वो होगा। दूसरा, ज्यादा पौधे होंगे तो ज्यादा प्रदूषण कम करेंगे, धरती का तापमान सही रहेगा। पौधे जो है, कोरोना में आप लोगों ने देखा सबने दूध वाली चाय छोड़ी, काढ़ा शुरू किया। क्यों किया हमने? क्योंकि जो दूध वाली चाय, दूध पचता नहीं हमको, दूध पचाने के लिए एक एंजाइम होता है, दूध में लैक्टोज होता है। जो दूध हल्का मीठा मीठा लगता है ना, वो मिठास को हम बोलते हैं लैक्टोज। उसको पचाने के लिए एक एंजाइम बचपन में हमारे शरीर में बनता है, लैक्टेज नाम है उसका। वो 1-2 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में बनता ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने दूध सिर्फ एक नवजात बच्चे के लिए बनाया है, हम जैसे बड़े लोगों के लिए नहीं बना है, बूढ़े लोगों के लिए नहीं बना। इस कारण से वो पचता नहीं है। इस कारण से जब हम दूध पीते हैं तो अपच की समस्या होती है हमारे पेट में। जब अपच होती है तो हमारा खाना सही से पचता नहीं है, तो हमारे शरीर में वो लगता भी नहीं है। तो इसलिए हमें आज जो पशु उत्पाद हैं उनको, और दूसरा, एक गाय का, भैंस का दूध के लिए कितना बच्चा पैदा करवाते हैं उसके जीवन में? आप लोग बताओ जाए। कहा जाता है ना, कै बेत धुआ जाता है। कै बेत लगभग लोग धुआ से गाय भैंस का? 10-12 बेत, या कम मान लीजिए 8 बेत कोई धुआ था। अभी बताओ जाए, एक गाय का उम्र, भैंस का उम्र 15-16 साल है। 15-16 साल में हम होकर 8 बच्चा पैदा कराए, 4 नर हैं। किसका सामर्थ्य है कि उन सबको रखकर पूरे जीवन खिलाएगा? इसी का सामर्थ्य आपके गांव में? 16 साल में 8 बच्चे पैदा करा दिए गाय भैंस के। किसका सामर्थ्य है पूरे जीवन रखकर खिलाएगा? हमारा गाय 15 दिन का भी है ना? 15 दिन का भी अभी वजह टंटा नहीं बताओ जे दादा, जो हम लोग इतना बच्चा पैदा करवाई थे, 16 साल में 8 पैदा होगा, ये सामर्थ्य है कि उतने का रखकर खिलाई पूरे जीवन। तो नतीजा क्या है? सारी भैंसें हम कसाई को बेचते हैं। भारत दुनिया में भैंस के बीफ को, भैंस के मांस को बेचने में तीसरे नंबर पर है। ये जितने मिडिल ईस्ट है कंट्रीज, ये मुस्लिम कंट्रीज, ये अपना इराक, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, कतर, इन सब को सबसे ज्यादा मांस की सप्लाई भारत करता है। तो भैंस रखते हैं, खूब सारे बच्चे पैदा करवाए, सारे बेचते हैं, सारे पड़वे, सारी पूरी भैंस कसाई को। इसीलिए हमें छुट्टा सार तो दिखता है, छुट्टा भैंसा कभी किसी ने नहीं देखा। सब करते हैं जाके, और गौवंश हम उठा के सड़क पे छोड़ देते हैं, खेत में छोड़ देते हैं। इससे हम सबका नुकसान होता है। सबने ज्यादा पैसा खर्च करके ब्लेड का तार, कटीला तार लगाया, किया किनारे, फिर भी फसल का नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है इससे? ये जो जनसंख्या गाय भैंस की हम बढ़ा रहे हैं, इससे किसका नुकसान हो रहा है? हमारा ही तो हो रहा है। बाकी जितने गौ आश्रय केंद्र बने हैं, रोज एक जानवर कम से कम 30 रुपया सरकार एक दिन का दे रही है। 30 रुपए में उनके खाने के लिए भूसा भी नहीं आ सकता, वो भी अभी जब भूसा सस्ता है। अभी जब दूसरा मौसम आएगा, जब भूसे का रेट बढ़ जाएगा, तो वो भी नहीं मिलेगा उनको। होता क्या है, भूसे में ना कोई प्रोटीन है, ना विटामिन, ना मिनरल। वो आते हैं 1 महीने ज्यादा, कोई जानवर को आश्रय केंद्र में जिंदा नहीं बचता है। लाया गया स्वस्थ जानवर, धीरे धीरे कुपोषण का शिकार होकर गिर गया, बैठ गया, कुछ दिन में मर गया। वो भी मौत दर्दनाक होती है, बैठ जाता है, कीड़े पड़ने लगते हैं उसके शरीर में, कोई देखने वाला नहीं। इतनी बड़ी तादाद में गाय भैंस, आपको पता है, आपने श्वेत क्रांति का नाम सुना होगा। करीब 60 साल पहले ज्यादा दूध पैदा करने के लिए श्वेत क्रांति भारत में लाई गई। एक लोग थे वर्गीज कुरियन, वो लेकर आए। ये पश्चिम में जो चीजें गाय भैंस रखने का मॉडल था, वो लेकर आए हैं। गाय को चपरन, एक के बाद एक गर्भवती बनवाना, कृत्रिम गर्भाधान करवाना, उसके शरीर के जीन में परिवर्तन कराना। आज जितनी गाय भैंस हमारे बीच में है, अधिकांश जो है उनके शरीर में जीन में परिवर्तन हुआ है, या तो ऐसी परिवर्तन वाली गायों के साथ वो क्रॉस करवाई गई हैं। इस तरीके से हमने उनके शरीर में दूध का उत्पादन बढ़वाया है।
तो ये जो तमाम चीज़ें आज हो रही हैं गायों भैंसों के साथ, ये हमने पश्चिमी देशों से कॉपी किया है, वहाँ से हमने नकल की है। अब पश्चिमी देश में क्या है, वो खूब सारी गाय भैंस पैदा करते हैं, भैंस तो बहुत कम रखते हैं, गाय ज़्यादा रखते हैं और बाद में मार के खा लेते हैं। उन्हीं की तरह हम लोग गाय के खूब सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, अब हम तो मार के खा नहीं लेंगे ना, तो नतीजा क्या है, उनकी जो इतनी बड़ी जनसंख्या है वो हम चारों तरफ, फिर भी सारी भैंसें जब काटी जा रही हैं, अधिकतर गाय इधर उधर कटफट के मरती रहती हैं, तब हमें इतने जानवर दिख रहे हैं। अगर सभी गायों भैंसों को जिंदा बचा लिया जाए जिनको हम पैदा करवाते हैं, तो उनकी उम्र 15-16 साल है, उतनी 15 साल के अंदर हर साल वो उतनी पैदा करवाई जाती रहेंगी, तो 15 साल में इतनी गाय भैंस हो जाएगी, हमारे लिए एक दाना नहीं बचेगा। तो अगर हम इतनी बड़ी तादाद में उनको पैदा करवाएंगे तो या तो वो कसाई के पास काटी जाएंगी, या तो गौशाला के अंदर भूख से मारी जाएंगी, या तो हम मारे जाएंगे, और कुछ हो सकता है? तो क्या हम लोग ये काम जायज कर रहे हैं? गाय को गर्भवती बनाया, बच्चा पैदा हुआ, दूध बनना बंद नहीं हुआ, दोबारा प्रेग्नेंट करवा दिया। अभी इंसानों में डॉक्टर कहते हैं कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर रखिए, वरना जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य को नुकसान होगा। और गाय भैंस को एक के बाद एक करते हैं, उसके शरीर को नुकसान नहीं होता है। उसकी उम्र 25 साल तक होती थी, बेचारी 10-12 साल में बूढ़ी दिखने लगती है एकदम। बहुत ज्यादा कोई अच्छा ख्याल रखने वाला हो तो भी 15 साल 16 साल उससे ज्यादा चलती नहीं गाय। बेचारी पूरे जीवन उसका क्या काम खाली यही है कि बस वो बच्चा पेट में रखे, बच्चा पैदा करे, दूध बनाए, बस फिर बच्चा पैदा करे, पूरे जीवन खाली यही काम है उसका। हम गलत कर रहे हैं ना? ये बहुत ज्यादा ये पाप है। देवी पुराण में इन तमाम चीजों को बड़े स्पष्ट ढंग से लिखा गया है। 2 महीने तक हम गाय का जरा भी दूध नहीं ले सकते हैं, साफ साफ लिखा है। 2 महीने के बाद भी हम जो दूध है वो थोड़ा सा सिर्फ शास्त्रों में उपयोग, दूध का उपयोग औषधि के रूप में और यज्ञ कार्यों में जायज माना गया है। थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, वो भी पहले क्या था, एक आदमी घर में 10-10, 50-50 गाय होती थी, तो किसी गाय का थोड़ा थोड़ा दूध लेकर अपना थोड़ा बहुत जो भी जरूरत थी वो कर लिया। आज एक गाय के पीछे 10 आदमी हैं। आज शोषण हो रहा है ना। पहले चारागाह की जमीनें थी, बढ़िया नदी तालाब के किनारे जमीनें होती थी, गाय चरती थी, कत्ल खाने होते नहीं थे, जबरन उनको गर्भवती बनाया नहीं जाता था। आज हम लोग सारा काम एकदम उल्टा कर रहे हैं। तो क्या ये सही कर रहे हैं? हिंदू हिंदू कहने से खाली नहीं होगा, हिंदू बनना पड़ेगा, और हिंदू बनने के लिए हमको ये जरूरी जो बातें हैं इसको समझना पड़ेगा, इसको अमल में लाना पड़ेगा। वरना हम में और मुसलमान में कोई अंतर है? एक आदमी जो बकरी रखता है जाके कसाई को बेचता है उस आदमी में, और एक आदमी जो भैंस रखता है उसको कसाई को बेचता है, कोई अंतर है? बकरियां ज्यादा खुश हैं, बकरियां हंसती खेलती रहती है, खाली अंत में काटी जाती हैं। भैंस को 2 फुट के रस्सी में पूरे जीवन उस गंदगी में बांध के रखते हैं। गलत करते हैं ना। बेचारी को पूरे जीवन एक के बाद एक बच्चा पैदा करवाते रहना, और पैदा होते पहले दिन ही उसके बच्चे को रस्सी में बांध देते हैं। आप जानते हैं क्यों बांध देते हैं? ताकि कहीं वो बच्चा, वो नवजात बच्चा अपनी माँ का दूध ना पी ले। कल वो मदर्स डे सब लोगों ने मनाया, सब लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, अपनी मम्मी के साथ फोटो लगाई कि हम तो माँ का बहुत सम्मान करते हैं। दूसरे की माँ के साथ हम क्या कर रहे हैं? बच्चे को उसकी माँ का दूध नहीं पीने देते। इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? एक माँ से उसके बच्चे को अलग करा देना। माँ पूरे दिन बच्चे को देखती रहती है, सोचती है कि उसके पास जा पाते, प्यार करते, दूध पिलाते हैं। बच्चा माँ को देखता रहता है कि माँ हमें प्यार करे। कितना बड़ा एक बच्चे को माँ से अलग करा देते हैं। वो बात है, तो संसार है, बच्चा पावे चाहे न पावे। चलो भैया, तो गलत तो है, पाप तो है। पाप तो बढ़िया पाप ये। जैसे औरतें बच्चा पैदा करें वो दूध न पावे तो कावे बड़ी नहीं है, या ये तो शुरुआत से निकल बतिया वाला है। बलात्कार हो रहा है, तो यही यहाँ से बच्चा करवा हुआ यहाँ से हम लोग क्यों नहीं ऐसा करते? हम नहीं होने से क्यों नहीं होता, उसका क्यों नहीं हम पता का विचार वो करें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आदत बदलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम विचार करेंगे और धीरे धीरे, एक साथ पूरा परिवर्तन नहीं आ पाएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करें। हम बच्चे को अगर बिल्कुल नहीं पीने दे रहे हैं तो कोशिश करें कम से कम 2 छाती वही पिए, ऐसे शुरुआत करें। इसके बाद धीरे धीरे कोशिश करें। देखिए,
हम कहते हैं ना, हम गौ पालन करते हैं, हम इस जानवर का पालन करते हैं। क्या हम इतने महान हैं कि हम पालन कर सकते हैं किसी प्राणी का धरती पर? हमको खुद प्रकृति पालती है, हम खुद दूसरे के द्वारा पाले जाते हैं। इस धरती पर किसी भी प्राणी का पालन सिर्फ और सिर्फ प्रकृति या ईश्वर करता है, हम पालन नहीं करते हैं। धरती पर हजारों प्राणी हैं, जंगल में रहते हैं, क्या हम नहीं खिलाने जाते? कोई मर जाता है? वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, स्वतंत्र हैं, अपना प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, जो जीवन उनको भगवान ने या प्रकृति ने दिया है। हम जबरदस्ती एक जानवर को बांध कर हम पालन नहीं करते हैं। पालन हमने नाम दे दिया है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, हम असल में उनका शोषण करते हैं। हमको रस्सी में कोई बांध दे, एक दिन के लिए बांध दे और पूछे खाना बढ़िया बढ़िया दे दे हमको खाने को, पूछे भैया आप तुम्हारा पालन किया अच्छा लगा, तो क्या हमको पालन नहीं लगेगा? तो जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरों के लिए क्यों करते हैं? देखिए, इन बातों पे हमको विचार करना पड़ेगा। परिवर्तन कैसे आएगा, कितना समय लगेगा, ये हमारे ऊपर है, ये बात की बात है। लेकिन पहले हमें जो सही और गलत है उसमें अंतर करना पड़ेगा। जब अंतर करेंगे तभी सही की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। ये चीज़ करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं प्लास्टिक, उसका उपयोग ना करें। बाजार से जब कोई चीज़ खरीदें तो कोशिश करें कि जो पन्नी में लपेट के आ रही है चीज़ें पैकेट में, वो ना लें, खुली चीज़ ले लें, उससे प्लास्टिक नहीं आएगा। अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तभी जाकर ये बंद होगा, वरना हम लोग लोकतंत्र में हैं, हम नहीं बंद कर रहे हैं, हम दोष दे रहे हैं सरकार को, सरकार दोष दे रही है लोगों की कि लोग ही नहीं बंद कर रहे हैं। तो हम अगर बंद कर देंगे तो हमें वोटें नहीं मिलेगा। प्रशासन कह रहा है कि हम बीच में फंसे हुए हैं सरकार के लोगों के, कोई आगे कदम बढ़ाने तैयार है नहीं। तो ये धरती हमारी है, जीना हमको है, तो हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। बाकी और भी इलाके तो चला है 20 साल के अंतराल में चला है। पहले तो उधर कुमार के जब भंडार उधर बनते थे, पानी चला जाता, उसका पानी का स्वाद इसका स्वाद एक छोड़ो। लेकिन अब ऐसा है कि कोई प्राकृतिक जैसे कोई नियम बदल गए तो है, नियम सबके बदलते जाता है, इसका भ्रष्ट हो जाएगा, वही नियम सबके साथ मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो अभी भी हमारे पास समय है, लेकिन हम अपने आप को बचाना चाहते हैं या अपने आप को विनाश की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है। कुछ भी होता है, बारिश गलत समय पर हो गई, भगवान को दोष दे रहे हैं। पता है पूरे धरती के जलवायु में, ये तो मौसम है और पूरे धरती का जो मौसम है पूरा, उसको बोलते हैं जलवायु। इसमें परिवर्तन हो रहा है और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने जो प्रदूषण किया पिछले कई दशकों में, उस कारण से अपने धरती का लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, उस कारण से पूरे धरती का मौसम बिगड़ता जा रहा है। तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है गलत समय पर बारिश के लिए, हम जिम्मेदार हैं। जितनी भी चारों तरफ त्रासदी आ रही है, इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। आप लोगों से एक और निवेदन करेंगे, बहुत सारी बातें हैं भविष्य में और होगी, है ना। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ बगल में आपके बरुआ घाट है या दुतिया घाट है, सफाई अभियान चलता है। मनीष है, अवनीश है, मनोज हैं और तमाम लोग हैं गांव के आपके, और इधर उधर से भी, गोंडा से भी हम लोग बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो जब भी सफाई अभियान हो तो सूचना एक बार दे दी जाएगी। अगर समय हो आइए, सफाई करके पूरी नदी हम साफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपने समाज को एक संदेश देंगे कि भाई ये नदी हमारी माँ है, ये कोई कूड़ेदान नहीं है। और पहले के लोग भी सफाई करते रहे तभी नदी साफ होती थी। हालांकि पहले गंदगी नाम की कोई चीज़ें नहीं होती थी। अब नदी में दो चीज़ें हैं जो हम निकालते हैं, एक तो जो फेंकी गई चीज़ें हैं जिसमें प्लास्टिक है, मूर्तियाँ हैं, कांच है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। दूसरा जलकुंभी। जलकुंभी हमारे यहाँ का पौधा नहीं है, ये अंग्रेज लेकर आए थे दक्षिण अमेरिका से, और ये आज पूरे धरती पर, मतलब पूरे भारत में खासकर हर नदी तालाब पर इसने कब्जा कर लिया है। तो ये हमारे तालाब के लिए, नदी के लिए सही नहीं है। बाकी जो घासें हैं नदी में वो बहुत ज़रूरी है। वो घासें एक तो पानी को साफ करती हैं और दूसरा वो तमाम जो जीव जंतु हैं उनके लिए, उनके पर्यावास के लिए, उनके भोजन के लिए आवश्यक है। दूसरा, पहले बहुत सी नदी होती थी, उसमें ऊंची ऊंची घासें होती थी, जैसे हाथी घास है, तमाम घास, नरकुल है। तो ये मई जून के महीने में पानी उसी घास के नीचे से बहता था, तो नदी में फिर उस महीने में भी पानी रहता था, क्योंकि जब घास रहती थी नदी पर तो सूरज की रोशनी सीधे पड़ती नहीं थी, तो पानी बचा रहता था। अब अधिकांश जगहों पर जो छोटी छोटी नदियां हैं, तालाब हैं, सूख जाते हैं पूरे के पूरे मई जून में। क्यों?
उसमें हमने घासें छोड़ी नहीं, सारी घास हमने काट लिया। या फिर बड़े पैमाने पर हम भैंसे लेकर जाते हैं नदी में, तालाब में, अब वो किनारे जितनी घासें उग रही हैं उनकी इतनी भारी शरीर है, वो पूरा आसपास मिट्टी को काट देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ये भी चीज़ें हमें थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो बस एक यही आखिरी में निवेदन आपसे करेंगे कि सरयू नदी स्वच्छता अभियान से जुड़िए। कटरा घाट पर भी या बरुआ घाट पर या मुखिया घाट पर हम लोग प्रशासन से भी बात कर रहे हैं लगातार। अभी कटरा घाट पर 9 प्रजातियां कछुओं की हैं। पूरे भारत में एक साथ 9 प्रजातियां कछुओं की कहीं पर नहीं है। कि अपने आप कभी कटरा घाट के पुल पर जाइए और पुल से दूसरी तरफ उस तरफ देखिए, आपको देखेंगे बीच में जो रेलवे का पुल है और इधर सड़क वाला पुल है, उसके बीच में जो कुंड है उसमें आपको खूब कछुए तैरते हुए दिखेंगे। कछुए वहीं पर अपनी संख्या बढ़ाकर फिर नदी में, सरयू में और सरयू से घाघरा में जाते हैं। 9 प्रजातियां एक जगह पर है, वो सारी 9 प्रजातियां जो हैं वो विलुप्तीकरण का खतरा झेल रही हैं। कछुआ बहुत महत्वपूर्ण जीव है। कछुआ जो है जैसे गंदगी वाली चीज है, कीड़े मकोड़े को खाया जाता है। तो काम गिद्ध का जमीन पे है, जल को स्वच्छ करते हैं। बिल्कुल। तो काम गिद्ध का जमीन पे है, वही काम कछुए का पानी में है। कछुए 2 तरह के, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। एक प्रजाति खाली शाकाहारी कछुए की, 8 मांसाहारी हैं और वो मरे हुए जीवों को खाते हैं और जो सड़े गले वनस्पतियां उनको खाकर वो नदी तालाब को साफ रखते हैं। एक कहावत कही गई है, कछुआ जहाँ जहाँ रहता है पानी साफ वहाँ बहता है। कछुआ, मछली, ये तमाम जानवर ये नदी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। घास नहीं देते, जमीन है, यानी वो पानी को फिल्टर करके आगे पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया और कटरा घाट के पास वहां पर इस बार मछली पालन का पट्टा निरस्त कर दिया गया। रेलवे के पुल से लेकर और इधर शमशान घाट से आगे तक ये पूरा जो पट्टा होता था हर साल, ये पट्टा इस बार प्रशासन ने रिन्यू नहीं किया है और आगे से वो पट्टा नहीं किया।